कि अगर मेरी वाइफ के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तो मुझे सब कुछ सही है। तो वाइफ ही है मतलब। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा सब कोई वाइफ। वाइफ है। और एक ने तो ऐसा लिखा है, क्वेश्चन ही वाइफ। एक ने लिखा है क्वेश्चन ही वाइफ है। वाइफ ही क्वेश्चन। दो लोगों ने लिखा है विवाह क्यों महत्वपूर्ण है। चार लोगों ने लिखा है बच्चे क्यों। पांच लोगों ने लिखा है पैसा कमाना दोनों की आवश्यकता है या पुरुष की। छह लोगों ने लिखा है शादी के लिए योग्य पात्र कैसा होना चाहिए, उसका मापदंड क्या हो। पांच लोगों ने लिखा है पति पत्नी के बीच में एज गैप और सास बहू जनरेशन गैप। छह क्वेश्चन। सास बहू के लिए पति पत्नी के विवाह पहले के संबंध शादी के बाद दूर हो जाते हैं। पति पत्नी के विवाह पहले के संबंध शादी के बाद दूर हो जाते हैं, ऐसा पूछ रहा है। मित्र ऑब्लिक संबंधी तथा अन्य परिवार के संबंध में भिन्नता शादी के पहले और बाद परिवर्तन क्यों आता है। सास और बहू का संबंधों का तनाव पति पत्नी के बीच में दूरियां पैदा करता है। पति पत्नी के संबंध को समाज और कॉरपोरेट लाइफ को कैसे बैलेंस करें। पर्सनल स्पेस नहीं मिलता। समाज और परिवार पैसे कमाने वाली पत्नी को ज़्यादा सम्मान मिलता है। पति पत्नी के परिवार को सम्मान क्यों नहीं। पति पत्नी के परिवार को सम्मान क्यों नहीं। अच्छा, पति पत्नी के परिवार को सम्मान क्यों नहीं देते। अपेक्षा मुझे नहीं पता कौन सी सही या गलत है, तो मैं क्या अपेक्षा करूं। प्रश्न ना होना क्या प्रश्न है। अनमैरिड ने पूछा है। अनमैरिड को क्वेश्चन कम आते हैं, आंसर ज्यादा आते हैं। कई परिवार में भौतिकवाद को ही सम्मान मानते हैं। सास और ससुर के बीच पति पत्नी और बच्चों को कम प्यार मिलता है, क्यों। सास और ससुर से पत्नी और बच्चों को कम प्यार मिलता है। अच्छा, माता पिता एक भाई के बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, क्यों। पति पत्नी पति से सम्मान ना मिलने के डर के कारण संवाद भी करने में डर लगता है। लिविंग रिलेशनशिप में ही खुश हैं तो शादी क्यों। पत्नी को ही क्यों समझौता करना पड़ता है। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों में शादी के बाद विश्वास कम हो जाता है, कम हो जाने का डर रहता है। लेस्बियंस और गेज कपल सेम सेक्स में विवाह सही है गलत है। कोई भी इशू पे खुशी के साथ कैसे संवाद होता है। पत्नी को ही हर चीजों में परमिशन लेनी पड़ती है। शिक्षा क्यों मैंडेटरी है विवाह के लिए। कोई मुझको नहीं समझता है, उसका दबाव रहता है। मायका और ससुराल के परिवार की कंपैरिजन करने से दुख होता है, उसका क्या उपाय है। फियर ऑफ लाइफस्टाइल चेंज होता है तो मैं मतलब फियर ऑफ लाइफस्टाइल चेंज होने का जो डर है उससे तो मैं शादी क्यों करूं। समझौते से इंडिविजुअल लाइफ रह नहीं पाती है, उसका क्या करूं। क्या समझौते से। मतलब समझौता करूं तो इंडिविजुअल खुशी नहीं हो पाती हो, तो उसका क्या करूं ऐसे। पति दुखी नहीं करना चाहता है पर मैं फिर भी दुखी होती हूँ, तो उसका क्या। ससुराल के क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करूं। पति जानते हुए भी मेरा साथ नहीं दे पाता।
ससुराल के सामने तो मेरा सम्मान नहीं हो पाता है, और ये फ्रीक्वेंट लाइज को कैसे हैंडल करूं? फ्रीक्वेंट लाइज, झूठ। झूठ। बताइए, इतने सारे क्वेश्चंस के बाद मैं क्या करूं? तो क्या लगता है, सब क्वेश्चंस के ऐसे आंसर हो सकते? देखिए, ब्रेक में जाने के पहले मैंने दो लोगों के बीच में संवाद कैसे हो सकता है उसकी कंडीशन आपके सामने रखी। सभी लोग सहमत हैं उस बात से? ठीक हो गया? होगा तो ऐसे ही होगा, दुनिया में और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। हर व्यक्ति में मूल्यांकन की असेसमेंट की कैपेसिटी है और वो लगातार होता है, आप उसको रोक भी नहीं सकते। भाषा में कई बार हम प्रयोग करते हैं भाषा का कि दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? जज करने की मशीन काम करती ही है, हम जज करेंगे ही। इतना ही हो सकता है कि जजमेंट सही हो या गलत हो, जज करना रुकता नहीं है। बहुत सारी बातें हम बोलने में अलग तरह से बोलते हैं। तो दो लोगों के बीच में संवाद हो, इसका मतलब है कि उसका स्वयं का स्वयं के लिए जो मूल्यांकन है और उसका दूसरे के लिए जो मूल्यांकन है और दूसरे का भी, ये दोनों सेट का आपस में मैच हो जाना है। और यदि अभी की परिस्थितियां देखें तो हम सब अपनी अपनी कंडीशनिंग के साथ हैं। क्या कंडीशनिंग के बेसिस पे जो असेसमेंट है वो मैच कर सकता है? क्या लगता है भाई? आज मेरी कंडीशनिंग एक तरह की है, आपकी दूसरी तरह की है। क्या कंडीशनिंग के बेसिस पे कोई इस तरह का हार्मोनियस एक्सचेंज हो सकता है? तो फिर घूम फिर के एक ही स्थिति आती है कि समझौता, और समझौते के साथ जिंदगी तो नहीं चलती है। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन निकलने की जगह नहीं दिख रही है, जैसा अभी का ग्राउंड है। तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कहाँ हो सकता है? सॉल्यूशन में एक ही आशा की किरण है कि यदि मानव के अलावा जो कुछ भी नेचर में क्रिएशन है उसको हम देखते हैं तो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। जैसे लोहा, इंडिया में भी लोहा है, अमेरिका में भी लोहा है, किसी भी कंट्री में लोहा लोहा है, उसका नेचर जैसा है वैसा है। उसी तरह से जितनी भी आदमी के अलावा नेचुरल एंटिटीज़ हैं उसका अपना एक बिहेवियर है। जैसे हमको लोहे पे ज़्यादा विश्वास है कि आदमी पे ज़्यादा विश्वास है? हमको लोहे के प्रति ज़्यादा विश्वास है कि आदमी के प्रति ज़्यादा विश्वास है? जोर से बोलो। है लोहे पे। क्यों? है ना? क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता है। आज संडे है और उसका मूड बदल जाए, आज मैं छत का वजन नहीं उठाऊंगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो लोहा अपने आप में एक नेचुरल बिहेवियर के साथ है। जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो कुछ भी मानव के अलावा एंटिटीज़ हैं वो एक नेचुरल बिहेवियर के साथ है। खुशी की बात यह है कि मानव का होना इस प्लेनेट पे कोई नेचुरल फिनोमिना है कि कोई मैन मेड एंटिटी है? मानव का होना एक नेचुरल फिनोमिना है कि या कोई आदमी के द्वारा बनाई गई कोई चीज़ है? आदमी के इस प्लेनेट में होने पे आदमी का कोई रोल नहीं है। नेचर का इवोल्यूशन के प्रोसेस में आदमी इस नेचर पे उपलब्ध है, इसमें आदमी का कोई रोल नहीं है। तो एक बात हमारे ध्यान में आती है कि एक आदमी वो है जिसको हम आमने सामने देखते हैं। गोरा है, काला है, मेल है, फीमेल है, ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। एक ह्यूमन बीइंग वो है जो
एग्जिस्टेंशियल है, जो बाय नेचर है। तो इसका मतलब है कि यदि हमको आदमी का होना, नेचर में आदमी का होना जैसा है, उस पर हमारी कोई क्लैरिटी बन जाए, तो ये जो अभी जिस तरह से बिहेव कर रहा है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मेरे को भरोसा हो जाए। जैसे मैं बिल्कुल वैसे ही कहना चाहता हूं, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथ उठाओ, फटाफट उठाते रहा करो, उससे क्या अपना एक्टिव लेवल बना रहेगा, है ना। परेशान होते हैं। लेकिन अभी मैं दूसरी लाइन बोलूँगा तो आप सारे बदल दोगे। हम समस्याओं से परेशान होते हैं या समाधान का ना होना हमारी परेशानी है, समझण का ना होना हमारी परेशानी है ना। इसका मतलब है कि हम समस्याओं से परेशान नहीं होते, मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, ये मेरी परेशानी है ना। ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची? दुनिया में कोई भी आदमी समस्या से परेशान नहीं होता है, उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, ये उसकी परेशानी है। अब हमारी शादी किसी व्यक्ति से होनी है या शादी ना भी हो तो भी हमारे घर में कुछ लोग हैं जिनके साथ हम रहते ही हैं, हम किसी ऑफिस में हैं जिनके साथ हम काम करते ही हैं, उनके साथ भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम बनी रहती है। यदि मेरे को ये भरोसा हो जाए, ये आदमी नाम की चीज़ को हैंडल, जैसे एक मैकेनिक है, हमारी गाड़ी खराब होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस किसका है, हमारा है कि मैकेनिक का है? मैकेनिक को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ये गाड़ी हैंडल कर लूँगा, बल्कि हमारी प्रॉब्लम, जो मेरे लिए प्रॉब्लम है, वो मैकेनिक के लिए प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमने शुरू में बात की थी कि इस ह्यूमन नाम की मशीन का हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ह्यूमन नाम की मशीन के बारे हमारी क्लैरिटी नहीं है, और हमारी क्लैरिटी नहीं है इसलिए मशीन के साथ जीने में हमारा कॉन्फिडेंस है। मैं एक सॉफ्टवेयर लिखूंगा और वो सॉफ्टवेयर काम करेगा, मैं एक पुल बनाऊंगा, वो पुल काम करेगा, मैं एक मशीन बनाऊंगा और वो मशीन काम करेगी। जितना कॉन्फिडेंस मेरा मटेरियल वर्ल्ड को लेके है, लेकिन मैं एक रिलेशन बनाऊंगा और वो रिलेशन काम करेगा, ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? फिर से रिपीट करता हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा और मुझको एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये सॉफ्टवेयर काम करेगा और वो काम करता है। मैं एक ब्रिज डिज़ाइन करता हूं और वो ब्रिज काम करता है। मैं एक इक्विपमेंट डिज़ाइन करता हूं, वो इक्विपमेंट काम करता है। लेकिन मैं एक रिलेशन बनाऊंगा और वो रिलेशन काम करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है या कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? माइक, हाँ जी माइक, इंट्रोडक्शन करते जाएं। हेलो, मेरा नाम मनन है। मेरा नाम मनन है। मनन, मनन। गुड। और मैं एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन हूँ। म्यूजिशियन, यस। द रीज़न इज नहीं काम करता है बिकॉज देर आर हाँ। टू पीपल इन्वॉल्व इन दैट, इन अ रिलेशनशिप। दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं ब्रिज बना रहा हूँ तो उसमें सिर्फ देर इज़ वन अननोन एंटिटी, दैट्स मी। द आयन इज अ नोन एंटिटी, वेयरएज इन अ रिलेशनशिप देर आर टू अननोन एंटिटीज। नहीं देखिए, जब आप एक ब्रिज भी डिज़ाइन करते हैं, एक सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करते हैं, उसका कोई पार्ट दूसरा डिज़ाइन कर रहा होता है, कोई पार्ट आप डिज़ाइन कर रहे होते हो। कोई भी डिज़ाइन में कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं, फिर भी पुल काम करता है। बिकॉज वो सारी चीज़ों के लिए एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। हाँ, बहुत Whereas बढ़िया। देखो इन्होंने एक relationships के अच्छी लिए बात नहीं बोली, एसओपी। कितने लोग एसओपी जानते हैं? गुड, है ना। ये आदमी का एसओपी क्यों नहीं हो सकता? वही तो बात है। ये काम की बात इन्होंने बोल दिया, एसओपी होता है। और बात ठीक है यार, कोई चीज के साथ मेरे को काम करना है, उसका कोई एसओपी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कुछ भी तैयारी करूंगा। यदि आज आपको लगता है कि मेरी वाइफ को ये पसंद है या मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, चलो मैं उसके जैसा हो जाता हूं। जब तक मैं उसके जैसा हो जाता हूं, वो कुछ और पसंद करने लगता है। तो मैं पूरी जिंदगी भी कोशिश करता रहा हूं तो एक आदमी को खुश नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई एसओपी नहीं है। तो एसओपी वहां क्यों है और यहां क्यों नहीं है? क्या लगता है?
मटेरियल वर्ल्ड में एसओपी है, मटेरियल वर्ल्ड भी नेचुरल एंटिटी है, ह्यूमन बीइंग भी नेचुरल एंटिटी है, वहां एसओपी है तो यहां एसओपी क्यों नहीं है? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ जी, माइक, पीछे माइक। जानकी पटेल। हाँ, जानकी पटेल। जानकी पटेल। पटेल। हाँ, हाँ, वहाँ पे फीलिंग्स और भाव मटेरियल्स में नहीं है और ह्यूमन बींग्स में है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो एक बात समझ में आया कि भाव और विचार एक तरह का बहुत डायनेमिक चीज है। जड़ संसार को हम समझ पाए, लेकिन एक समय था देखो जब हम जड़ संसार को भी नहीं समझते थे। एक समय था जब बिजली कड़कती थी तो हम बोलते थे कि देवी देवता नाराज हो गए हैं और उसको शांत करने के लिए हवन यज्ञ करो, है ना। एक समय वो भी था। आज हम समझने लगे हैं कि नहीं भाई, केमिकल रिएक्शन है और उससे हम नहीं भयभीत होते हैं। इसका मतलब है कि जड़ संसार को आज जैसा हम समझ रहे हैं, क्या 1000 साल पहले ऐसे ही समझते थे? इसका मतलब है कि भाव और विचार के संसार के सामने आज जैसा हम असहाय फील करते हैं, अपने आप को, है ना, इनकम्प्लीट फील करते हैं, हो सकता है 25 साल बाद, 50 साल बाद व्यवहार का भी कोई एसओपी हो सकता है। देखो यहीं पे जो इन्होंने बात कही है वो बहुत अच्छी बोली है कि मटेरियल वर्ल्ड में कोई आईएसआई आईएसओ होता है कि नहीं? यदि हम कोई क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो ज़्यादा पैसा देके कंपनी का कोई ब्रांड नेम इसलिए भी खरीदते हैं, ब्रांड नेम हमेशा दूसरों को चमकाने के लिए नहीं है, लेकिन इसलिए भी खरीदते हैं कि हमको लगता है कि हमको क्वालिटी मिलेगी। तो ज़्यादा हमारी क्वालिटी की प्रॉब्लम मटेरियल वर्ल्ड के साथ है कि आदमी की वजह से है? ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम तो आदमी के साथ है। तो आदमी का कोई आईएसआई आईएसओ कुछ हो कि नहीं हो? मैं जो आपने बार बार क्वेश्चन पूछा है कि मैं एक लड़की देखने जाता हूं या मैं एक लड़का देखने जाता हूं तो मैं उसमें क्या देखूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से कोई आईएसआई है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उस तरह से कोई यूएचएस भी होने की आवश्यकता है। यूएचएस मतलब यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलो जर्नी शुरू करते हैं। देखो अब जर्नी शुरू करते हैं। इतनी जितनी बात मैंने अभी तक की, केवल एक बेस हमारे आपके दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन हमने किया, ताकि आप जिस अपेक्षा को लेके आए हो और यहाँ जिस अपेक्षा से हमने इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है, दोनों को फुलफिलमेंट हो, है ना। दोनों को लगे कि हाँ, हमारा यहाँ समय लगाना सार्थक हुआ, मीनिंगफुल हुआ। जितनी बात मैंने अभी तक की वो केवल इसलिए की कि हमारे बीच में एक हार्मनी सेट हो जाए, हम एक दूसरे के साथ में रिलेटेड फील कर पाए। यहाँ से अब हमको एक बात समझ में आया कि मटेरियल वर्ल्ड की पिछले, यदि ऐसा क्या बोलते हैं, मानव कब से प्लेनेट पे है, तो मानव ऐसा बोलते हैं कि 60 लाख साल से इस प्लेनेट पे है और लगभग 2 लाख साल से जैसा अभी दिखाई देता है ऐसा है। यदि 2 लाख साल से अभी तक की जर्नी को देखें तो हमने ये पाया कि कम से कम फिजिकल वर्ल्ड के पे हमारा कोई अधिकार बन गया और फिजिकल वर्ल्ड में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं पहले की तुलना में। कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी फिजिकल लेवल पे हम कुछ अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन आदमी को लेके हमारी समझ कितनी बनी है, तो क्या बोलेंगे, आदमी को लेके हमारी कोई समझ अभी बनी है कि नहीं बनी है? देखिए, यदि ह्यूमैनिटी का पूरा इतिहास देखें तो 2 जर्नी हमने अभी तक की है। मानव है और मानव कहीं भी है उसकी एक सुख की, हैप्पीनेस की तलाश है। और वो हैप्पीनेस कितना चाहता है? संडे टू संडे, है ना। वो एक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी खुशी जो हमेशा बनी रहे, हर क्षण हर पल। इसमें मेल और फीमेल में कोई अंतर है? देखिए, जेंडर इश्यू को लेके भी हमारा बहुत सारा, है ना, प्रॉब्लम और बहुत सारा एक माइंडसेट चलता है।
तो यहाँ हम देखते हैं कि सुख की तलाश मानव को है, हैप्पीनेस की तलाश मानव को है। इसमें मेल फीमेल का कोई अंतर नहीं है। उम्र का कोई फर्क पड़ता है? 60 साल का आदमी ज़्यादा सुख चाहता है, 10 साल का बच्चा कम चाहता है, ऐसी भी स्थिति नहीं है। इस सुख की तलाश को पूरा करने के लिए 2 रास्ते हमने देखे। एक रास्ता है जहां हम बोल रहे हैं कि ईश्वर में सारा सुख है। ऐसा एक हमारी लंबी परंपरा रही है, उसमें बहुत सारी धाराएं रही हैं, लेकिन उसके मूल में जाएंगे तो ईश्वर में सारा सुख है। ईश्वर में सुख है तो उसके लिए ईश्वर का भक्ति और उसके लिए संसार से विरक्ति और उसके लिए न्यूनतम साधनों में जीना, न्यूनतम साधनों में जीना, न्यूनतम है ना, मिनिमम नीड्स के साथ में जीना, ऐसा एक डिजाइन जो हमारा आध्यात्म है, जो हमारा आदर्शवादी परंपराएं हैं। एक धारा हमको ये मिली। दूसरी धारा हमको मिली जिसमें हम कह रहे हैं कि शरीर में सारा सुख है, जिसको मेटेरियलिज्म के नाम से बोलते हैं, भौतिकवाद के नाम से बोलते हैं। शरीर में सारा सुख है तो शरीर के लिए सुविधा, पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए उसका संग्रह करो और अधिकतम में जीना। मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी होना चाहता हूं या मेरा बिजनेस नंबर 1 हो जाए, मैं अपने समाज में नंबर 1 हो जाऊं, मैं अधिकतम हो जाऊं और अधिकतम मेरे पास मटेरियल उपलब्ध हो ताकि मैं उस खुशी को पा सकूं जिसकी तलाश में मैं हूं। एक आधार हमको ऐसा मिला। ये दोनों ही आधार में मानव मिसिंग है। मानव मिसिंग है। एक तरफ हमने शरीर के साथ बहुत सारा काम किया, शरीर को सब कुछ माना, एक तरफ हमने ईश्वर को सब कुछ माना। दोनों तरफ मानव मिसिंग है। इसलिए मानव आज भी हमारे मानव की क्लैरिटी एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं अपने आप में क्या हूँ, ये क्लैरिटी मेरे पास नहीं है। जैसे बहुत छोटी बात आपके सामने करता हूँ कि जैसे अभी हम अपने आप को कैसे देखते हैं। अभी मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी की बहू हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं बिजनेस चलाता हूँ। इन सब को हटा दो और फिर पूछो कि आप क्या हो, तो उसका आंसर मेरे पास क्या है? ठीक, तो मेरी आइडेंटिटी को लेके, मेरे पास मेरी इंडिविजुअलिटी को लेके मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस या मेरी बहुत सारी चाहनाएं हो सकती हैं, लेकिन एज सच, एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरी अपने बारे में कितनी क्लैरिटी है उसको लेके प्रॉब्लम है या उसको लेके अधूरापन है। उसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उस पर क्लैरिटी के लिए आगे काम करेंगे। तो जो मैंने शुरू से आज बेस क्रिएट किया कि जिस बेस पे आज हम खड़े हैं, क्या है कि मैं एक कंडीशनिंग के साथ हूँ, सामने वाला एक कंडीशनिंग के साथ है। इस कंडीशनिंग के साथ पुराना जमाना चल गया क्योंकि वो आस्था की परंपरा थी, ज़्यादा सोचने का काम आदमी के पास नहीं था। शादी होती है क्योंकि सभी करते हैं और घर वाले बोल रहे हैं, और ज़्यादा लड़का लड़की के बारे में ज़्यादा क्या करता है ये भी सोचते नहीं थे। 2 परिवारों की शादियां होती थी और उसमें मान्यताएं, कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा थी, और वो भी रोते गाते जैसे चलना था चल गई। आज कम से कम साइंस एजुकेशन ने हमको लॉजिक दिया है, हमको सोचना आ गया है। अब सोचना आ गया है तो हम हर डायरेक्शन में सोच रहे हैं। पुराने लोगों को पता था शादी क्यों करना है, ऐसा नहीं है, पर वो सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन हमको पता है कि शादी क्यों करना है, ऐसा नहीं है, पर हम सोच रहे हैं। तो कुछ आगे आए कि नहीं आए? हम कुछ आगे आए, हमने सोचना शुरू किया। आपको याद होगा कि पुरानी परंपरा में, जैसे मैंने सुबह कहा, कि लोग मिलते ही नहीं थे, उनके फैमिली भी नहीं मिलती थी। हमारे यहाँ तो वो नाई बोलते थे, आप गुजरात में पता नहीं वो परंपरा कैसी रही होंगी। कुछ लोग जो शादी करवाने वाले होते थे वही फिक्स कर देते थे। ठीक, फिर एक आगे आया कि फैमिलीज मिलने लगी, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े कि लड़का लड़की को एक दूसरे को दिखाने लगे, फिर थोड़ा सा हम और आगे आए
कि अब शादी के पहले हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का थॉट प्रोसेस, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि ऐसा हम देखें तो अपने ही देखें पिछले 50 साल की यदि यात्रा को देखें तो हमने एक लंबी यात्रा तय की है, यदि कम से कम विवाह के बारे, शादी के बारे बात करें। लेकिन अब ये समझ में आया कि कल तक हमारे पास लॉजिक नहीं था, आज हमारे पास लॉजिक है, लेकिन कंडीशनिंग के साथ ही लॉजिक है। इसका मतलब है कि इस धरातल पे जीने की कोई जगह नहीं बनेगी। जो पहले आस्थावश बन रही थी, आस्थाएं भी चली गई, कोई समझ आई नहीं और लॉजिक बीच में आ गया। तो मेरे पास क्वेश्चंस हैं, मेरे पास तर्क हैं, मैं अपनी बात को कह सकता हूं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लूंगा और मैं साथ साथ जीने के किसी हार्मोनियस समीकरण को बना लूंगा, वो स्थितियां नहीं है। और फाइनली ये स्थिति यदि इंटरनेशनली आप देखोगे तो यदि जैसी आज की स्थिति है, 20 साल बाद आप क्या प्रोजेक्ट करते हो, क्या स्थिति बनने वाली है? मेरी बात पहुंची? आज जिस तरह के क्वेश्चन सामने आ गए, जिस तरह का सुबह से अभी तक हमने डिस्कशन किया है, यदि हमारे पास कोई ठोस सॉल्यूशन की जगह नहीं आती है तो 20 साल बाद, 40 साल बाद हम कहां खड़े होंगे? आप क्या प्रोजेक्ट करते हो? क्या बोलोगे? क्या लगता है? क्या सोचते हो आप लोग? कभी ऐसा ख्याल आ, जब आपके बच्चों की शादियां हो रही होंगी तो उस समय का माहौल कैसा होगा? कोई बोलना चाहेगा? बोले हम तो अपने का ही सोच के परेशान है, कहाँ बच्चे की शादी। हाँ जी, कितने लोग के मन में ऐसा ख्याल आता है या ऐसा आप सोचते हो? सोचो तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 20-25 साल बाद जो अभी स्थितियां हैं, 20-25 साल पीछे का आपको याद है, अभी का आपको पता है, अगले 25 साल बाद क्या स्थितियां होंगी? हेलो, धवल गोकानी हियर। आज से 20 साल बाद लोग और भी ज़्यादा लॉजिकल हो जाएंगे। दे विल हैव लॉजिक और क्वेश्चंस इन एवरीथिंग व्हाट दे सी। दूसरा कि उनको अगर उसके आंसर्स नहीं मिले तो दे माइट नॉट मूव अहेड इन सर्चिंग अ लाइफ पार्टनर, क्योंकि उनको उनका पर्पस पता नहीं होगा। जैसे आज हम पर्पस से क्लियर हो जाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस, लेकिन अगर यही चीज़ उनको आंसर नहीं मिलेगा, दे माइट नॉट बी विलिंग टू मूव अहेड। हाँ, फिर दे विल बी मोर चूजी अबाउट एवरीथिंग। देखो शादी का ये डर ही हमको लिव इन की तरफ ले गया ना। हाँ हाँ, शादी में ये प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं है, तो चलो जिसके साथ जितना दिन ठीक लगता है उतने दिन रहा जाए, सेफ साइड चला जाए। कोई कमिटमेंट नहीं है, हाँ सही है। कोई कमिटमेंट नहीं है, तब तक ठीक लगेगा तब तक चलेंगे, पर कोई कमिटमेंट नहीं है भी एक प्रॉब्लम है कि फिर फ्यूचर का क्या होगा, वो एक इनसिक्योरिटी अंदर में रहेगा ही, है ना। तो धीरे धीरे हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, देखो हमारे समय में 2 सेंटेंस बहुत कॉमन हुआ करते थे। एक सेंटेंस था कि शादी के नाम से लड्डू फूटता है, मुंह में लड्डू फूटता है, सुने? हाँ, शादी के नाम से लड्डू फूटता है। दूसरा सेंटेंस एक बहुत कॉमन था कि बच्चों की शादी किए और गंगा नहाए। मतलब शादी कर दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई और आप फ्री हो गए, ठीक है। अब 20 साल, जस्ट 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या स्थिति बनी? अब लड्डू फूटता है कि बम फूटता है? हैं? RDX बोले, कई जगह तो RDX लगा है। तो लड्डू की जगह बम फूटता है और शादी करने के बाद गंगा नहाए की बजाय गंगा बाढ़ जैसा घर में आती है, क्योंकि प्रॉब्लम अब शादी के बाद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। शादी के पहले तक की प्रॉब्लम तो एक फैमिली के अंदर की प्रॉब्लम थी, जहां पापा ने डांट भी दिया, भाई ने कुछ कह भी दिया तो भी आप गुस्सा होके फिर ठीक मना लेते थे या कुछ चल जाता था। अब दूसरी फैमिली के, 2 फैमिली के बीच की प्रॉब्लम, और फिर बीच में वकील उतर जाता है। जब वकील बीच में उतरता है, एडवोकेट बीच में उतरता है, तो अपनी दुकान चलाता है। एडवोकेट के लिए आप लोग, एडवोकेट जितने भी वहाँ रहते हैं उनके लिए आप लोग आते जाते रहते हो, वो वहाँ पे स्थायी हैं, तो उनके लिए हमें कस्टमर जैसा है जो हमको पे करता रहे। तो जितना लंबा केस चलेगा उतना लंबा मेरा रोजगार चलेगा।
वो ऐसा चाहता ही नहीं है कि आपका केस जल्दी ठीक हो जाए। तो जब इन सारी स्थितियों को हम देखते हैं तो हमको इस बात पे ध्यान जाता है कि जैसा हम वर्तमान जीवन शैली में जी रहे हैं, आने वाले 25 साल में हमारी शादी करने की हिम्मत बढ़ेगी कि और घटेगी? हाँ जी, बोलते नहीं हो, बढ़ेगी कि घटेगी, है ना? और ये सारी सिचुएशन से हमारी जिंदगी में अनसर्टेनिटी आएगी कि हम सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं? तो धीरे धीरे और एक अनिश्चितता का माहौल, इसलिए हम कह रहे हैं कि परिवार विहीन समाज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा लूजर कौन होगा? सबसे अधिक नुकसान किसको होता है इन सब दुर्घटनाओं में? बच्चे सबसे अधिक पे करते हैं। जब भी फैमिली में डिवोर्स होते हैं तो बच्चे होते हैं जो सबसे बड़े सफरर होते हैं। और जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी कंडीशनिंग कैसी होगी? तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि ये गाड़ी जिस तरफ जा रही है उसकी डायरेक्शन हमको दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वहां पे इसका सॉल्यूशन नहीं है। इससे ये भी पता चला कि यदि मटेरियल वर्ल्ड का कोई एसओपी होता है तो ह्यूमन बीइंग के साथ भी कोई एसओपी होने की ज़रूरत तो है, ताकि हम ठीक से उसके साथ चल पाएँ। लेकिन उसके पहले हमको समझना होगा कि मानव के बारे हमारी क्लैरिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या क्या बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टैंडर्ड जो हम बात शुरू करते हैं कि कुछ चीज़ों के हमारे पास शब्द हैं पर उसके मीनिंग हमारे पास नहीं है। जैसे कितने लोग खाने के लिए जिंदा हैं? बस खाना पीना मिल जाए तो जिंदगी सफल है। भाई दो तरह की बातें हम बोलते हैं ना, कुछ लोग खाने के लिए जी रहे, कुछ लोग जीने के लिए खा रहे। सुना है? ठीक, तो कितने लोग केवल खाने के लिए जिंदा हैं? कोई नहीं होता, किसी सभा में नहीं मिलता। कितने लोग जीने के लिए खा रहे? ठीक, तो मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि जीने की तलाश हम जीना चाहते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं उसकी क्लैरिटी हमारे पास है कि नहीं है। मैं किसी चीज को, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं तो मेरे को दिल्ली का ठीक से पता होगा कि नहीं होगा? यदि मैं जीना चाहता हूं तो मेरे को जीने की क्लैरिटी होगी कि नहीं होगी? तो मेरे को पता चलेगा कि मैं, यदि मेरे पास वो क्लैरिटी होगी तो मुझको पता चलेगा कि मैं नहीं जी रहा हूं तो मैं जीने से कितना दूर हूं, और मैं जी पा रहा हूं तो मेरे को पता होगा कि हाँ मैं जी पा रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने दो चीजें आपसे कही कि दो रास्ते हमने देखे। एक रास्ता हमने ईश्वर को मान के चले कि ईश्वर में सारा सुख है। न्यूनतम का मॉडल फैमिली के लिए प्रैक्टिसेबल नहीं है। एक आदमी पेड़ पे बैठ के अकेला तपस्या कर सकता है, लेकिन फैमिली और बच्चों को लेके उसके लिए मॉडल प्रैक्टिसेबल नहीं है। और भारत में तो मैं देखता हूं कि महिलाएं, जब भी उसका किसी फैमिली में कोई धर्म और अध्यात्म और मानव को समझने की बात करता है तो हम उससे डरे हुए रहते हैं कि उनको लगता है कि घर छोड़ के भागेगा। और दूसरे मॉडल को हमने जी के देख लिया कि शरीर के साथ के मॉडल को हमने जी के दे लिया, इसमें कहीं जीने की जगह बन नहीं रही है, उसको अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने दो शब्द लिखता हूं ताकि हमारी ये क्लैरिटी बने कि कहां पे मिसिंग है। एक बार मिसिंग पकड़ में आ जाए तो उस मिसिंग को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मैं जीना चाहता हूं को समझने के लिए मैंने दो शब्द आपके सामने लिखे हैं। इस पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है, दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? जिंदा रहना और जीना दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? हाँ जी, कितने लोगों को लगता है कि इसमें ये अलग अलग है, एक नहीं है? ये अलग अलग है, एक नहीं है। ठीक, बोलिए। कुछ लोग माइक ले लें और क्लैरिफाई करें कि दोनों में क्या अंतर है। जिंदा रहना इज एग्जिस्टिंग एंड जीना इज लिविंग। हाँ, ये तो आपने केवल वर्ड्स में बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। So something like खाना खा रहे हो, a person who's just doing what a normal animal does, like eating, sleeping, that's जिंदा रहना. And जीना is you're following your passion. You are doing things that You want to do. Yeah. कितने लोग इस शिविर के ढंग से पहली बार आए हैं? एक बार हाथ उठाएं।
चलो इसमें क्या है कि थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो आप जहाँ भी बैठे हो एक दूसरे को जिंदा रहने और जीने को डिफरेंशिएट करें, उसको एक्सप्लेन करें अपने बीच में। 2 मिनट के लिए स्टार्ट। 2 मिनट में आप अपने आजू बाजू वाले को जिंदा रहने और जीने को डिफरेंशिएट करें, है ना। 2 मिनट। जिंदा रहना और जीने में क्या अंतर है, आपकी तरफ से बात आए, क्या जिंदा डिफरेंस आपको लगता है? हाँ जी। जिंदा रहना मतलब कोई आदमी अगर बीमार है तो वो चारपाई पे लेटे लेटे मतलब सिर्फ वो रोज उठता है, सोता है, उठता है, ये एक जिंदा रहना है। और जीना मतलब हर छोटी से छोटी खुशी में एक मतलब खुश होना, उसको सेलिब्रेट करना। हर छोटी से छोटी खुशी में ज्यादा से ज्यादा खुश खुश होना, होना, ऐसा। वो जीना मतलब कोई भी मोमेंट आपके लाइफ में आया तो उसे एंजॉय करना। अच्छा, एंजॉय करना। हाँ जी, और बोलिए। पीछे माइक, लास्ट में। मेरा नाम हर्ष गुप्ता है। हर्ष गुप्ता गुप्ता जी। जी। जिंदा रहना जरूरत है और जबकि जीना इच्छा है। जिंदा रहना जरूरत है, जीना इच्छा है। और इट्स टू लिव बेयर मिनिमम इज जस्ट मतलब कि आप सिर्फ जिंदा है, बट आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। आपको आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो जी रहे हो, ऐसा। जी। चलिए बढ़िया, और बोलिए। जिंदा रहना, आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल। सपोज मैं यहाँ से बड़ौदा जा रहा हूँ, सो मैं हूँ और मेरे पास में एक बंदा बैठा है, ठीक है। द डेस्टिनेशन इज द सेम बट हाउ वी आर ऑन द वे दैट इज डिफरेंट। कि मैं कुछ अलग डिज़ायर से हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया है, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कुछ डिज़ायर के साथ, कुछ पैशन के साथ, कुछ गोल के साथ मैं जी रहा हूँ। लेकिन दूसरा कोई बंदा ही वो अपनी ज़िंदगी से हार गया है एंड ही जस्ट वॉन्ट्स कि बस आज ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कल ख़त्म हो जाए, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इन केस एट द एंड ऑफ द डे, सपोज आज ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो मैं अपनी लाइफ में खुश होऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ पूरा 100% जिया। सो वी विल नॉट बी वेटिंग फॉर द एंड मोमेंट, वी आर जैसे आगे एक सर ने बताया कि वी आर एंजॉइंग एवरी सिंगल मोमेंट। जो भी आ रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और डिज़ायर से, पैशन से, जुनून से, गोल से, वो सारी चीज़ों के साथ हम जी रहे हैं, नॉट जस्ट एंड द डे टू डे। जी बढ़िया, और बोलिए। और ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है लाइक जिंदा रहना और जीने पे, पर अगर मैं कहूँ मैरिज लाइफ में अगर है तो जिंदा रहना है मतलब अगर आप कोई खुश हो रहा है और आप ऐसे ही बस उसकी ले में जा रहे हैं तो वो सिर्फ लाइक जिंदा रहना है। अगर आप खुश है उस लाइफ में, अगर आप दोनों खुश है और दोनों साथ में लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो वो है जीना एक दूसरे के साथ। खुश कैसे हो रहे साथ में जी के? आई मीन इफ यू आर एंजॉइंग योर लाइफ लाइक एंजॉय व्हाटएवर यू डू, मतलब कैसे एंजॉय करते हैं? લાઈક ઓવરઓલ ઇફ યુ આર હેપી, ઇફ યુ આર નોટ હેપી, લાઈક તમને ગમતું જ ના હોય, બસ તમે ખાલી એ હેપી હોય સામેવાળું પર્સન અને તમે લાઈક બસ સ્પેન્ડ થતી હોય લાઈફ અને તમે સ્પેન્ડ કરો એમને એમ બસ કરવા ખાતર, આઈ મીન ઇટિંગ સ્લીપિંગ, ધેટ્સ ઓલ, લાઈક નો એન્જોયમેન્ટ ઇન લાઈફ, લાઈક કશું લવ ના ईटिंग, હોય, स्लीपिंग। યા લાઈક નોર્મલ थिंग्स दैट पीपल डू। हाँ मतलब खुश होने के लिए किंग्स विला में आ गए तो अच्छा है। ના યા जगह तो ठीक है ना? ના બહુ સરસ છે। सारो छे। हाँ जी, और बोलिए। हाँ। मुझे लगता है जिंदा रहना एक बाहर की चीज़ है कि रोटी, कपड़ा, मकान, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, कंफर्ट्स पूरे हो रहे हैं, और जीना शायद अंदर का स्टेट है कि बाहर जो भी कुछ है पर अंदर में क्या फील कर रहा हूँ, कैसा हूँ, वो शायद जीना है। अलाइव हूँ नहीं हूँ अंदर से। बढ़िया, और कुछ? हाँ जी। ज्यादा सोच वोच नहीं रहे हो यार तुम लोग? शादी करके बहुत सोच लिया लगता है। बोले अब क्या सोचें, अब जो होना था हो गया। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, कितने लोग अपने बारे में ये फील करते हो कि मैं जिंदा हूं कि मैं जी रहा हूं? अपने बारे में क्या सोच रहे हो?
तो कितने लोग ये फील कर रहे हैं कि मैं केवल जिंदा हूं, जी नहीं रहा हूं? कितने लोगों को लग रहा है कि हम तो जी रहे? हाँ, संकोच नहीं करो। जिन्होंने दोनों बार में हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाएं। ये लोग टोटली कंफ्यूज्ड है। बोले जिंदा रहना भी पता नहीं। देखिए, बात उतना ही है कि ह्यूमन बीइंग को लेके हमारी क्लैरिटी नहीं है, तो हो सकता है आज जिस चीज को मैं एंजॉयमेंट कह रहा हूं, जैसे बचपन में वो कंचे खेलते थे, क्या बोलते हो, बाटी, डकोटी, लखोटी, जो भी है, ठीक है। बचपन में कितना खेल के खुश होते थे। अभी आजकल वो करना पड़ जाता, यहाँ आप आए विला में, सबको 5-5 लखोटी दे दिया जाए, खेलो भाई जाओ, तो अब उसको एंजॉय करोगे? हो गया, कोर्स पूरा हो गया। इसका मतलब ये है कि जिसको आप एंजॉयमेंट बोलते हो, जिसको आप खुशी बोलते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कल तक करना अच्छा लगता था, आज उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। और बहुत कुछ ऐसा है जो आज कर रहे हो सकता है कल वैसा नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि फिर किसको जीना कहें, किसको जिंदा रहना कहें? जबकि जिसको जीना बोल रहे हो वो कल भी था, वो आज भी है, और कल और अंतिम सांस तक वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो लखोटी खेल, लखोटी ना, तो लखोटी खेल के तो मैं आखिरी सांस तक खुश नहीं रह सकता, लेकिन मैं बहुत कुछ ऐसा कर रहा हूं जो आज मेरे लिए, आज मुझको अच्छा लगने जैसा है, पर कल वैसा नहीं लगने वाला है। इसके लिए यदि, जो हमने कहा कि यदि ह्यूमन बीइंग का कोई एसओपी होने की जरूरत है, या ह्यूमन बीइंग में कोई, क्या बोलते हैं, यूएचएस, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स होने की जरूरत है, या एज ए ह्यूमन मेरी अपने बारे में क्या क्लैरिटी है, मेरी अपने बारे में क्लैरिटी नहीं है, मैं दूसरे को देखने जाता हूं, उसको उसमें क्या देखूं, लेकिन पहले मैं अपने में क्या देखूं, मेरी अपने बारे में कुछ क्लैरिटी है कि नहीं है। तो मेरे को अपने बारे एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी क्लैरिटी नहीं है, तो जीने को लेके हमारी क्लैरिटी एक बार बन जाए, जिंदा रहने को हम डिफरेंशिएट कर पाएं। जैसे जब तक हमने इंजीनियरिंग नहीं किया था तब तक हमको लगता था कि इंजीनियर कोई बड़ी चीज होता होगा। जब इंजीनियरिंग करके जॉब में गए तो पता चला यार कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही हमको जिंदगी के कितने सारे पड़ाव में ऐसे लगता था, जिनके आपस में अफेयर हैं, है ना, उनको लगता है बस इससे शादी हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी, है ना, और शादी होने के बाद जो होता है वो पहले से पता है क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मनचाही पसंद से शादी हो गई तो भी जीना नहीं हुआ। आपने जिस तरह की जॉब, जिस तरह का करियर आपने चाहा था, उस तरह का करियर पाके भी, जब हम कॉलेज टाइम में थे तब हमको लगता था कि यार आईएएस हो जाएं, आईआईटी चले जाएं, कुछ और हो जाए। आज जब मैं 53 में हूं तो हमारे बहुत सारे दोस्त, कोई आईएएस भी था, कोई सब तरफ के सभी फील्ड्स के लोग थे, लेकिन जिंदगी की शाम होते होते सब फीका पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि किसी एक एज में हमने जिन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट माना था, है ना, जिन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट माना था और उसके लिए हमने मेहनत भी की थी और उसको हमने पा भी लिया, लेकिन किसी पॉइंट के बाद लगता है व्हाट नेक्स्ट। ये व्हाट नेक्स्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इसका मतलब है कि जो जीना होता है, जीना कैसा है, जीना पार्ट पार्ट में है कि जीना कोई कंटिन्यूअस फिनोमिना है। भाई मैं आज खुश हो गया, कल खुश नहीं हूं, उसको जीना बोलेंगे कि मैं लगातार चाहता हूं। वो तो कंटिन्यूटी में होने वाली कोई चीज है। ऐसे आप किसी ने कहा कि जिंदा रहना बाहर की चीज है, जीना अंदर की चीज है, जीना कोई फीलिंग है, जीना कोई महसूस होता है। यदि जीना कोई अंदर की चीज है, जीना कोई महसूस होता है, ये हमारे पास, अभी मैं अपने ही बारे बात कर रहा हूं, लेकिन है ना, जैसे मैं पेन के बारे बोलूंगा तो सारे लोग एक ही बात बोलेंगे कि अलग अलग बात बोलेंगे। मैं पेन के बारे पूछूंगा तो एक ही बात बोलेंगे कि अलग अलग कुछ बोलेंगे। लेकिन जब भी हम आदमी के बारे बात बोलते हैं तो हम सबकी डेफिनेशन अलग है, हम सबके भाषा अलग है, क्योंकि उस बारे में हमारी कोई निश्चितता नहीं है, कोई क्लैरिटी उस बारे में हमारी ठीक से नहीं है। तो जिंदा रहने की बात करेंगे, जो आप बाहर की बात कह रहे हो, तो उसमें अपन बात करते हैं। आपने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान, मैं उसको टेक्निकली कह रहा हूं कि सभी धरती के जितने भी मानव हैं उसके पास 4 विषय की बात हम करते हैं: आहार,
निद्रा, भय और प्रजनन, रिप्रोडक्शन। यदि कोई व्यक्ति जिंदा है तो आहार, निद्रा, भय और प्रजनन का कैपेसिटी उस मानव में रहता ही है, वो इसके साथ में चलता ही है। इसके साथ साथ वो 5 इंद्रियां, जिसको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 सेंसेस की बात हम करते हैं, तो 5 सेंसेस, ये 4 विषय और 5 इंद्रियां, ये केवल मानव के पास ही है कि पशु के पास भी है? हाँ जी, ये 4 विषय, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये मानव ही करता है कि पशु भी करता है? पशु भी करता है। ये है ना, आंख, नाक, कान, 5 सेंसेस की बात हम करते हैं, ये मानव के पास है कि पशु के पास भी है? पशु के पास भी है। तो अब ये बताइए कि जिंदा रहने में, जब हम जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, तो पशु का जिंदा रहना और मानव का जिंदा रहना टेक्निकली, बायोलॉजिकली एक ही जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अच्छा, मैं यहाँ हूँ। इसलिए अलग है कि हम लगातार लाइफ के साथ इम्प्रूव करते जाते हैं और एनिमल है वो इम्प्रूव नहीं करते। जैसे कि वो आज से सालों पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहते हैं। हमारा इवोल्यूशन हो चुका है। जैसे हम पहले बंदर थे तो वहां से इंसान बन चुके हैं, तो ये पूरा एक इवोल्यूशन हुआ है हमारा, और अभी भी हो ही रहा है। बंदर के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है कि हमारे साथ ज्यादा प्रॉब्लम? तो कौन इवॉल्व हुआ? कौन? बंदर बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं, बंदर भी हमारी वजह से प्रॉब्लम में है। तो टेक्निकली हम देखें, बायोलॉजिकली हम देखें, तो पशु का जिंदा रहना और हमारा जिंदा रहना टेक्निकली दोनों एक जैसा है। हम भी, हमारे भी बच्चे पैदा होते हैं, पशु के भी बच्चे पैदा होते हैं। माँ बाप, हम भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, पशु भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ये आँख, नाक, कान, ये 5 सेंसेस हमारे पास भी हैं, पशु के पास भी हैं। तो टेक्निकली एक तो हमने कहा कि हम लगातार चेंज करते हैं, पशु चेंज नहीं करते हैं। टेक्निकली और कोई अंतर है पशु के जिंदा रहने में और हमारे जिंदा रहने में? कितने लोगों को लगता है कि पशु, हाँ माइक, हेलो, हाँ, मेरा नाम हर्षिल पारेख है। पशु सोच नहीं सकते और इंसान हम सोचते हैं। पशु सोच नहीं सकते और इंसान सोचते हैं कि आगे क्या करना है, और फीलिंग्स भी चेंज होती रहती है, और पशु में चेंज नहीं होती। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास पावर ऑफ इमेजिनेशन है और पशु के पास पावर ऑफ इमेजिनेशन नहीं, है ना? ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं टेक्निकली पूछ रहा हूँ कि फिर दोनों के जिंदा रहने में कुछ अंतर है कि नहीं है? ये तो सोचने का अंतर हो गया, उसको छोड़ देते हैं, उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे। टेक्निकली दोनों जिंदा हैं कि नहीं है? दोनों जिंदा हैं। दोनों के जिंदा रहने में एक ही जैसा है कि कुछ फर्क है? सेम है ना? ऐसा हमको लगता है। तो कितने लोगों को लगता है कि पशु का जिंदा रहना और हमारा जिंदा रहना टेक्निकली सेम है? हाथ उठाइए। हाथ ठीक से उठाया करो, ऐसे अच्छे से, ऐसा, हाँ, गुड, ठीक। कितने लोगों को, है ना, मैक्सिमम लोगों ने हाथ उठाया कि दोनों को टेक्निकली ऐसा लगता है कि दोनों का सेम है। पर इसको ठीक से देखेंगे तो हमको एक क्लियर डिफरेंस दिखाई देगा। उसको आप नोटिस कर पाते हैं कि नहीं है? मैं आपके सामने रखता हूं तो उसको आप देखिए, ऐसा है कि नहीं है। देखिए, यदि पशु को देखते हैं विषय पूर्वक वो जिंदा रहता है, ये हमको होता हुआ हमारे आसपास दिखाई देता है। कम से कम कुत्ता, गाय, ये सब हमारे आसपास हैं। मानव को देखें तो मानव में ऐसा ही है कि कुछ अलग है? मानव में ये सेम है या कुछ अलग है? मानव को देखें तो जस्ट इसके अपोजिट है। मानव 4 विषय को यूज करता है और 5 इंद्रियों से सुख की तलाश में रहता है, जिंदा रहने की तलाश में नहीं रहता है।
इसलिए मैं, यदि आप डेली का अपना रूटीन ऑब्जर्व करेंगे, सुबह उठ के आप पूछते हैं कि आज नाश्ता क्या बनेगा। जब आप ये पूछते हैं कि आज नाश्ते में क्या बनेगा, तो पूछिए उसके आपके इंटेंशन क्या रहता है, आप क्या पूछ रहे हो। आप क्या पूछ रहे हो? क्या आप ये पूछ रहे हो कि आज मैं जिंदा कैसे रहूंगा, या आज क्या मजा आने वाला है आज है? आज क्या नया सुख मिलने वाला है, या आज क्या नया स्वाद मिलने वाला है, या आप ये सोच रहे होते हो कि आज मैं नाश्ते में क्या खाऊं कि मैं जिंदा रहूंगा? कौन सा वाला ठीक है? क्या सोच रहे होते हैं? तो मानव इतना इवॉल्व स्पेसीज है कि वो अपने जिंदा रहने की बात के लिए नहीं सोच रहा है, वो लगातार अपने सुख की तलाश में है, अपने उस, जिसको आप एंजॉयमेंट बोलें या जो भी आप नाम दे दें, हैप्पीनेस बोलें, वो अपने हैप्पीनेस की तलाश में है। हाँ, उसके करते हुए बाय डिफ़ॉल्ट उसका जिंदा रहना हो जाएगा, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट उसमें है ही है। तो पशु में देखें तो क्लियरली दिखाई देता है कि पशु में जिंदा रहना प्रायोरिटी है, मानव में जिंदा रहना प्रायोरिटी है कि सुख की तलाश प्रायोरिटी है, सुखी होना प्रायोरिटी है। बात पहुंच रही कि नहीं, है ना? तो ये हमको क्लियर एक फर्क दिखाई देता है कि पशु के जिंदा रहने में, जिंदा रहना उसका सेंटर में है, लेकिन मानव के जिंदा रहने में देखें तो जिंदा रहना उसके सेंटर में नहीं है। इंद्रियों से, वो उन इंद्रियों से कैसे सुखी हो सकता है, इसलिए रोज नए तरीके का खाना, नई वैरायटी का खाना, है ना? ये वीकेंड में होटल्स में क्यों जाते हैं हम? कितने लोग वीकेंड में होटल्स जाते हैं? हाथ उठाएं, है ना? होटल क्यों जाते हैं? सुख मेळावा, सुख की तलाश है। तो इसका मतलब है कि घर में हमको लगता है कि कोई एक चेंज या कोई एक नए, तो बेसिकली तो मानव का हम ऐसे देखते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? पशु और हमारे में ये अंतर क्यों है? पशु में और हमारे में ये अंतर क्यों है ऐसा? दोनों के जिंदा रहने की, दोनों जिंदा हैं, लेकिन दोनों के जिंदा रहने की में क्वालिटी हमको दिखाई दे रही है। दोनों अपनी 5 सेंसेस को और 4 विषय को जिस तरह से यूज करते हैं, वो फर्क हमको दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? तो मानव के पास, जैसा कि आपने पहले भी कहा, कल्पनाशीलता है, पावर ऑफ इमेजिनेशन है, पावर ऑफ इमेजिनेशन है, और फ्रीडम ऑफ वर्क है, कर्म स्वतंत्रता है। पशु के पास कल्पनाशीलता नहीं है, मानव के पास 5 सेंसेस भी हैं और पावर ऑफ इमेजिनेशन भी है। 5 सेंसेस के साथ पावर ऑफ इमेजिनेशन जुड़ गया तो कहीं ना कहीं उन 5 सेंसेस से, उन 5 सेंसेस को यूज करके पशु जिंदा रहने को तक पहुंचता है, उन्हीं 5 सेंसेस को यूज करके मानव सुखी होने की तलाश में जाता है। ये बेसिकली पावर ऑफ इमेजिनेशन है। तो पावर ऑफ इमेजिनेशन, आप लोग तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैं पूछ लूँ, कितने लोगों को लगता है कि एनिमल्स में भी पावर ऑफ इमेजिनेशन होता है? हाँ जी, हाथ उठाएं। हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। तो यहाँ क्लियरली हम इस फर्क को समझें कि ये नहीं बोल रहे हैं कि पशु में विचार नहीं होता है। पशु में विचार होता है, अपने शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए अपने वंश के अनुसार होता है। शेर शरीर होगा तो शेर के अनुसार अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए कोई थॉट उसके पास है, लेकिन कल्पनाशीलता नहीं है, पावर ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है। फ्रीडम ऑफ थॉट होना अलग बात है और विचार थॉट होना अलग बात है। तो पशु का विचार उसके शरीर को बनाए रखने की सीमा तक है। मानव का विचार कैसा है? मानव का विचार कैसा है? मानव का विचार ऐसा है कि मैं ये भी सोच रहा हूं कि शादी करना है कि नहीं करना है, शादी कर लिया तो बच्चे करना है कि नहीं करना है, गोद ही ले लूं क्या ये ठीक रहेगा कि ये करना है, और लड़के से ही करना है कि ये लड़की से करना है, ये भी सोच रहा हूं, और नहीं करना है ये भी सोच रहा हूं, और मेरे को किसी ईश्वर की तलाश है, मैं ये भी कर रहा हूं, मेरे को समाज के लिए कुछ करना है, मैं ये भी कर रहा हूं। पशु के पास ये ऑप्शन नहीं है। कोई पशु आपके पास चल के आया कि मेरे जीने का पर्पस क्या है? तो दोस्तों, ये बात तो ठीक है
कि आदमी होना कोई बड़ी घटना है। यदि आप अपने आदमी होने को समझेंगे, अपने मानव होने को समझेंगे, तो मानव होना अपने आप में कोई बड़ी घटना है। लेकिन अपना मानव होना समझ में आ जाए तो, मानव होना समझ में नहीं आए तो चारों तरफ समस्याएं दिखाई देती हैं, और मानव होना समझ में आ जाए तो फिर कुछ और दिखाई देता है। धीरे धीरे उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ तक पहुँचे कि पशु के जिंदा रहने के और मानव के जिंदा रहने में जो फ़र्क है उसको हम नोटिस कर पाए। तो हमको पता चला कि मानव के पास में कल्पनाशीलता है तो उसकी एक चीज़ हो गई कि उसकी सुख की तलाश है, और अपनी 5 सेंसेस को वो इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, इतनी सारी वैरायटीज़ और क्वांटिटीज़ में ले जाके सुखी होने का एक प्रयास करता है। सुखी होने का ही प्रयास करता है कि कुछ और भी करता है। एक दूसरा और बड़ा प्रयास है, दूसरी और एक उसकी बड़ी तलाश है, जिसको हम कह रहे हैं कि उसका सम्मान, उसकी पहचान, आइडेंटिटी, ये एक उसकी बड़ी तलाश है। और ये उसकी तलाश उसकी इंद्रियों से सुख की तलाश से कम है कि ज़्यादा है? किसी भी आदमी के लिए उसकी आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा, है ना। मैंने बहुत ये एक्सप्रेशन, है ना, गरीब से गरीब आदमी में भी देखा तो क्या बोलता है कि बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए। अपमान से कोई मैं कहीं जॉब कर लूँ या मेरा अपमान हो जाए, ये किसी को स्वीकार नहीं है। रिलेशंस में भी हमारा जितना सारा कंसर्न है वो इस बात का ही कंसर्न है कि कहीं मेरे ऊपर कोई चीज़ भारी मत पड़ जाए, कोई ऐसी स्थिति मत आ जाए जहाँ मेरे को सोचना पड़े। तो मेरा सम्मान, मेरी पहचान, ईगो और पहचान में क्या फ़र्क है? हेलो, मेरा नाम जयदीप सोनी है। मेरे हिसाब से ईगो मतलब मैं ही हूँ और पहचान मतलब मैं भी हूँ। फिर से बोलो। ईगो मतलब मैं ही हूँ और पहचान मतलब मैं भी हूँ। क्या बात, कुछ गहरी बात कह रहे हो। ताली खुल के बजा सकते हैं। चलो समय आने से देखेंगे। अभी रूटीन में हम हमारी पहचान पाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपनी पहचान को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। किन किन चीज़ों से हम अपनी पहचान को, अपने सम्मान को ड्रॉ करते हैं। क्या होने से मैं फील करता हूँ कि हाँ मेरी पहचान है। कहाँ कहाँ से मैं अपनी पहचान को जोड़ के रखता हूँ, मैं अपने सम्मान को जोड़ के रखता हूँ। क्या बोलेंगे? आप क्या सोच के आए थे? प्रवचन चलेगा? प्रवचन नहीं चलेगा, ये क्लास ही चलेगी। लगातार मैं पूछते जाऊंगा, आप भी कुछ कहेंगे, मैं भी कुछ कहूंगा, और मिलके आगे चलेंगे। हम अपनी पहचान को कहाँ से जोड़ते हैं? क्या क्या चीज़ होने से मैं अपनी पहचान को, अपने सम्मान को सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूँ? हाँ जी, माइक। हेलो सर, पहचान इससे जुड़ती है, मतलब कॉन्टेक्ट से जुड़ती है, एक्सपीरियंस बेसिकली। एक्सपीरियंस से क्या मिल जाता है? सर कोई भी फॉर एग्जांपल एक एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ पे सामने एक बंदा है तो मैं उससे कुछ बातचीत कर रहा हूँ। सपोज़ मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और ये मेरे अंडर में काम कर रहा है बंदा, तो मेरा कांटेक्ट हुआ उससे, तो मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी आइडेंटिटी पता है, तो ये मेरे एक्सपीरियंस में है। सो ग्राउंड बेस एक एक्सपीरियंस रहता है पहचान के लिए। शायद मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या? कैसे मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझको सम्मान के साथ देखें, उसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि जोशी। सो सर, हम सम्मान वर्क प्लेस पे ढूंढते हैं, क्वालिफिकेशन एजुकेशन से पाते हैं कि जितनी ऊंची मेरी डिग्री हो तो शायद उतना ही ऊंचा मेरा सम्मान होगा। एक तरीका। और क्या क्या करते हैं? और जॉब, फिर आजकल तो नया ट्रेंडिंग है पैकेज। यस। और ज़रूरी नहीं है सब इसमें मानेंगे, बट मोस्टली सोसाइटी तो इसमें ही मानेगी
कि उससे ही आपकी कितनी रिस्पेक्ट है वो दिखता है। अगर आप अपनी जॉब में सेटिस्फाइड हो पर आपका कोई इतना अच्छा पैकेज या डेजिग्नेशन नहीं है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। और कुछ आगे माइक दीजिए, आगे हाँ सर, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार। बढ़िया बढ़िया, ठीक बात। हाँ जी, पीछे कोई? हाँ उसके बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे मैडम ने बोला, एक है एजुकेशन राइट नाउ, दूसरा है पैसा, और दूसरा होता है जो मैं मानता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है एक्शंस। हम जो करते हैं उसी हिसाब से सामने से रिएक्शंस आते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है, अगर हम बुरा करते हैं तो उसी तरह से वापस आता है। तो सम्मान उसी तरह से मतलब एस्टैब्लिश होता है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो एक अच्छी सोच हमारे लिए पैदा होगी और वो फैलती रहेगी। हाँ हाँ, हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल। मैं मानता हूँ कि पहचान दो तरीके की होती है। एक आपकी जन्म से एक पहचान होती है कि आप कहाँ जन्म ले रहे हो, किस परिवार में जन्म ले रहे हो, और दूसरा होता है कर्म, जिसमें आपका शायद नाम भी ना पता हो बट इंसान के सामने आपकी एक पहचान बन जाती है जी। तो दो तरीके की होती है, एक जन्म आपके हाथ में है नहीं, कर्म है जो आपके हाथ में है। जिस तरीके का कर्म करते हो उस तरीके की पहचान आपकी हाँ, बनती कर्म क्या क्या करते हैं कि हमारी पहचान बनती है। यस। तो देखिए, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। जी हाँ, ये सर ने जो आगे बताया वही कि कितने लोग मुझे जानते हैं, मुझे कैसे जानते हैं, कितने, हाँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरे जैसे अभी इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोअर्स क्या है, तो अभी के ये नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है। अभी मेरी पहचान क्या है, कितने मेरे ट्विटर पे फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, बट पहचान इज समवन रिस्पेक्ट्स मी। अभी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो मुझे डरता है या मेरे प्रति उसको लगाव है। जी, दोनों में बढ़िया, डिफरेंस है। बढ़िया। तो देखो, जितनी सारी बातें आपने शेयर की, मैं उसको समराइज कर देता हूँ। तो एक वो चीज़ है जो मैं अपने रूप के साथ अपनी पहचान जोड़ के रखता हूँ, है ना। मेरी पहचान का बड़ा हिस्सा है कि मैं कैसा दिखता हूँ। अभी जैसा है ना हमारे बीच में सब कुछ चलन में है, तो मैं कैसा दिखता हूँ, तो मेरी शक्ल कैसी है और बाकी कुछ अपीयरेंस के साथ मेरे सम्मान को मैंने काफ़ी हद तक अपने शरीर के साथ, शक्ल से भी, शरीर से भी, और फिर आपने कहा कि पैसे के साथ जोड़ के रखा है, फिर आपने कहा कि पद के साथ जोड़ के रखा है ना। मैं किसी राज परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो राज परिवार का जो प्रभाव है, पद का मतलब प्रभाव, वो प्रभाव मेरे को उपलब्ध हो जाता है। जातियों में भी छोटी जाति, बड़ी जाति, ऐसे बहुत सारे तरह के, है ना, अलग अलग नोशंस हमारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ में हैं। तो कभी मैं रूप से अपनी पहचान को जोड़ता हूँ, जैसे रूप मतलब मैं कैसा दिखता हूँ। फिर मैं कैसा दिखता हूँ यहीं तक रहता है कि आगे भी जाएगा। मैं कैसा दिखता हूँ कि मेरा मोबाइल भी कैसा दिखता है। तो मैं कैसा दिखता हूँ और मेरा मोबाइल कैसा दिखता है और मेरी गाड़ी कैसी दिखती है और मेरा मकान कैसा दिखता है ना, सब तरफ ये जाके जुड़ जाता है। तो उस तरफ से लेके, तो रूप से लेके, रूप और शरीर, है ना। आजकल तो शरीर पे भी काफ़ी, जिम जाने वाले अधिकांश लोग स्वस्थ रहने के लिए जिम कितने लोग जाते होंगे और वो अच्छे दिखें, ऐसा, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि शरीर का भी, है ना, वो जो जिम है वो शरीर का भी एक दिखने वाला पार्ट उसमें अहम है। जो जैसा हमारे सामने चीज़ें आने लगती हैं फिर हम भी उसमें शामिल हो। मैं अभी किसी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हाँ, कैसे हमारा सम्मान वाले पार्ट को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो देखिए, अभी तक की चर्चा में हम बेसिकली डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग चीज़ें हैं, या दोनों एक ही बात है, या कितना सारा ऐसा है जो जिंदा रहने को हम जीना मान के चल रहे हैं। यदि मेरा एड्रेस ही गलत है, ध्यान से सुनिएगा, यदि मेरा एड्रेस ही गलत है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कितने घंटे मेहनत करता हूँ और मैं कितना सिंसियर एफर्ट मारता हूँ, है ना। इस बात पे ध्यान जाता है। तो अभी हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक किसी भी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय के रूप में, या अपनी कंपनी चलाने वाले एक एंटरप्रेन्योर के रूप में। आप किसी भी भूमिका में हैं,
यदि मेरा ज़िंदगी का एड्रेस ही गलत है, यदि मेरी क्लैरिटी ही नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं 14 घंटे मेहनत करता हूँ या एक पति के रूप में मैं बहुत सिंसियर आदमी हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपकी क्लैरिटी ही नहीं है, मैं जो भी करने जा रहा हूँ यदि उसमें क्लैरिटी ही नहीं है, कन्फ्यूज़न के साथ ही कर रहा हूँ, तो रिज़ल्ट क्या आने वाला है? वो तो नहीं आने वाला है जो आप चाहते हो, बाकी जो भी होगा। तो इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गैप कहाँ पे है। तो देखिए, दो बड़े एफर्ट हमारी ज़िंदगी में हमको दिखाई देते हैं। एक एफर्ट आपकी ज़िंदगी में ये है कि 5 सेंसेस के थ्रू मैं मैक्सिमम एन्जॉयमेंट या मैक्सिमम हैप्पीनेस में कहाँ से पा सकता हूँ। ये ठीक है? सभी सहमत हैं? हाथ ऊपर। सभी सहमत हैं? ये काम हम सभी करते हैं, ठीक? तो 5 सेंसेस के थ्रू मैं कहाँ से हैप्पीनेस, किस तरीके से हैप्पीनेस पा सकता हूँ, फिर वो आहार से लेके, खाने पीने से लेके, और तमाम दुनिया उसकी फैली हुई है ना। ये कहाँ बैठे हम? किंग्स विला, ये भी उसी की एक जगह है ना। वो बाहर आए नहीं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी बहुत सारी, वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक? तो बहुत कुछ करके हमको लगता है कि ये करने से अच्छा लगेगा, लगता भी होगा लोगों को। एक हमारा एफर्ट वो है। दूसरा हमारा एफर्ट ये है कि मैं लोगों के बीच में सम्मान कैसे पाऊँ, मैं लोगों के बीच में सम्मानित कैसे, मैं कह पा रहा हूँ अपनी बात? मैं जिन भी लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, उन लोगों के बीच में मेरा सम्मान, मेरी पहचान कैसे सुनिश्चित हो, कैसे मैं एक सम्मानित आदमी हूँ, उसके लिए मेरा बहुत सारा प्रयास रहता है। तो आपके ये 2 तरह के प्रयास रहते हैं। इसके अलावा कोई प्रयास करते हो तो बताओ। 2 तरह के मेनली हम प्रयास कर रहे हैं, 2 तरह के एफर्ट हम मेनली मार रहे हैं। एक तरह का एफर्ट है कि 5 सेंसेस को यूज़ करके मैं कैसे सुखी हो जाऊँ, कैसे मेरे को अच्छा लगे, एक तरह का प्रयास। दूसरा प्रयास कि मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरी पहचान कैसी हो, उसके लिए मैं क्या करूं। इसके अलावा कुछ और करते हो तो बोलो। હા મંથન જાની પબ્લિક સેવાના કામ કરીને માણસ સન્માન મેળવવાનો ટ્રાય કરે. पब्लिक सेवा का काम आप क्यों करते हो? સન્માન મેળવવા માટે. हाँ, पब्लिक सेवा का काम करते हो। पब्लिक सेवा का काम करते हो, यदि सम्मान पाने के लिए करते हो तो फिर वो पद में आ गया। आपको समाज में लोग एक तरह से पहचानने लगते हैं, है ना। तो पद के रूप में उसको गिन सकते हैं। उसके कुछ दूसरे डायमेंशन भी हो सकते हैं, वो हम समय आने से चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा आपने कहा, एक एंगल देखो। आपके आंसर से मेरे को ये पता चलता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है ना। और ये एक म्यूचुअल इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ कहना है और आपको सुनना, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। तो मेरा कहना है कि सुनना पर्याप्त नहीं है ना। सुनने के साथ साथ हमारा समझने का प्रोसेस चलता है, कंक्लूड करने का प्रोसेस चलता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस चलता है, उसके ऊपर फिर से हमारा फीडबैक आता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को धीरे धीरे हम कर रहे हैं। चलिए, तो कह रहा हूँ कि हम 2 तरह के प्रयास करते हैं। अब इस 2 तरह के प्रयास में 4 लोचे हैं। तो पहला प्रयास है कि 5 सेंसेस के थ्रू मैं हैप्पीनेस पाना चाहता हूँ, खुशहाली, क्या बोलते हैं गुजराती में, है खुशी चलता है ना। तो 5 सेंसेस के थ्रू मैं कोई खुशी पाना चाहता हूँ। खुशी आप कितनी चाहते हैं? मोमेंट्री के कंटिन्यूस, ठीक। अब देखो 2 एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुने। कोई एक आदमी की जिंदगी में 5 सेंसेस से मिला हुआ कोई खुशी जो हमेशा एक समान रहता हो। 5 सेंसेस से मिलने वाला कोई खुशी जो सारी जिंदगी एक जैसा बना रहता है, जो एक दिन अच्छा लगता है, कल अच्छा नहीं लगता, इसलिए रोज पूछना पड़ता है आज नाश्ते में क्या बनाऊं। आप बोलते हो जो बनाना बना लो। तो इसका मतलब, दूसरी बात, कोई एक खुशी 5 सेंसेस से जो सारी दुनिया के सभी लोगों को एक समान सुख देता हो, ठीक, ये भी नहीं हो सकता। इससे ये समझ में आता है कि मेरी खुशी की तलाश कंटिन्यूअस है, परमानेंट है, पेरिनियल है। लेकिन 5 सेंसेस से मिलने वाला सुख कितना है?
मोमेंट्री है कि पेरिनियल है? मोमेंट्री है, लोचा नंबर 1। लोचा नंबर 2, लोचा नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, आपने उसको कभी फील किया होगा, है ना। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ गुजरता है लेकिन हम कभी ऑब्जर्वेशन ले पाएँ तो पता चलेगा। लोचा नंबर 2, यदि आपको अपने बारे में ये पता चलता है, अभी अपने बारे छोड़ देते हैं, दूसरे के बारे बात करते हैं क्योंकि अपने बारे थोड़ा मुश्किल जाता है। यदि आपको किसी अपने दोस्त के बारे में पता चलता है कि ये आदमी सेंसेस के मामले में बहुत कमज़ोर है, इंद्रियों के मामले में बहुत कमज़ोर है, तो उसके प्रति आप ज़्यादा विश्वास कर पाते हो कि कम विश्वास कर पाते हो? मेरी बात पहुंच रही है आप तक? यदि आपके किसी दोस्त के बारे में कोई व्यक्ति मेरे लिए कितना विश्वास पात्र है, कोई व्यक्ति पे मैं कितना भरोसा कर सकता हूँ, यदि किसी व्यक्ति के बारे में मुझको पता चलता है कि ये आदमी इंद्रियों के मामले में कमज़ोर है, तो उस पर ज़्यादा भरोसा कर पाता हूँ कि कम भरोसा कर पाता हूँ? जोर से बोलो। कम। अब अपने पे आ जाते हैं। आपको अपने बारे पता चलता है कि मैं इंद्रियों के मामले में कमज़ोर हूँ। जैसे खाने की बात ही आती है, खाने के पहले मैं सोचता हूँ कि जितनी ज़रूरत है उतना ही खाऊंगा, ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। लेकिन अपने मन की चीज़ सामने आ गई, उसके बाद पता चला जो होना था हो गया। अब होने के बाद सोच रहा हूँ ये ठीक नहीं किया मैंने, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और फिर वही होता है, और फिर वही होता है, और फिर वही होता है। तो यदि आपको अपने लिए ये पता चलता है कि इंद्रियों के मामले में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान मानते हो कि या अपने में हमको लो फील होता है, अपने पे ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं कि कम भरोसा कर पाते हैं? इंद्रियों के मामले में यदि, है ना, और यदि मेरे को ये अपने में फील आता है कि इंद्रियों के मामले में मेरा कंट्रोल है, इंद्रियों के मामले में मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है, तो मैं अपने आप को कैसा फील करता हूँ? तब कैसा फील करता हूँ? जोर से बोलो। तब कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, तब कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। बात चली है तो यहाँ लिख सकते हैं, एक बढ़िया सूत्र है। सूत्र का मतलब नियम। जब भी मैं सूत्र बोलता हूँ तो सूत्र का मतलब है कि वो एग्जिस्टेंस का नियम है। आप कोई भी चीज़ को मानने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको जांचें ऐसा है कि नहीं है। पवित्र विचार ही मनोबल है, पवित्र विचार ही मनोबल है। पवित्र विचार का मतलब है सही विचार, पवित्र विचार का मतलब है खासकर इंद्रियों को लेके जैसा होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। तो जब भी मैं इंद्रियों को लेके पवित्र विचार के साथ होता हूँ, मेरा मनोबल ऊंचा होता है, मैं आँख में आँख डाल के बात कर सकता हूँ। और जब भी मुझको लगता है कि मेरे विचारों में पवित्रता नहीं है, दूसरे से आँख में आँख डाल के बात करने में मेरे को दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि गलत हो रहा है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात है जिसको आप अपने नोटिस में ला सकते हैं। जैसे यदि दो चीज़ों को हम कहें, आदमी की ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक जिसको बोल रहे हैं आसक्ति, एक दूसरा जिसको बोल रहे हैं ईगो। दो शब्द सुने हैं? तो दो चीज़ें हैं, आसक्ति और ईगो, है ना। तो ये बहुत अच्छी नोटिसेबल बात है कि मेरे अंदर इंद्रियों को लेके कोई कमजोरी है, ये मुझको पता चलती है कि आपको ज़्यादा पता चलती है? मुझको पता चलती है, क्योंकि मेरे विचार में क्या चलता है, मेरे भाव में क्या चलता है, इंद्रियों को लेके मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मुझको ज़्यादा पता चलता है। आपको पता तब चलता है जब वो एक्शन में ट्रांसलेट होती है, ठीक। और मेरे अंदर कोई ईगो है, ये मुझको ज़्यादा पता चलता है कि आपको ज़्यादा पता चलता है? ये दूसरे को ज़्यादा पता चलता है ना। ईगो का अपने को पता नहीं चलता है, मेरे को तो जो लगता है मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, यही मान के मैं करता हूँ। तो देखो ये दोनों नोटिसेबल चीज़ें हैं। एक व्यक्ति के भीतर की आसक्ति उसको ज़्यादा पता चलती है, उसका ईगो दूसरों को ज़्यादा पता चलता है। ऐसा हमारे ध्यान में आएगा, है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने भीतर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाएंगे। तो एक क्लैरिटी हमारी ये बनी। चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे इंद्रियों को लेके लोचा। तो लोचा नंबर 1 कि हम सुख की निरंतरता चाहते हैं और इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है। लोचा नंबर 2,
इंद्रियों को लेके मुझको जब भी ऐसा लगता है कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो जीने का विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। लोचा नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रियों को लेके हमारा सुखी होना, जीने का विश्वास, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इंद्रियों को लेके मेरे जितना कमज़ोर अपने आप को पाता हूँ उतना जीने का विश्वास कम पड़ता है। इंद्रियों को लेके जितना कंट्रोल अपने आप में पाता हूँ उतना जीने का विश्वास मुझ में या दूसरे में वो मेरे को ज़्यादा दिखाई देता है। लोचा नंबर 2। 2 लोचा हमने देखा। किस में देखा? इंद्रियों वाले मामले में देखा। कितने लोगों तक ये बात पहुंच गई? कौन रिपीट करेगा? जो पहली बात करी वो है कि सुख वो क्षणिक है, वो एक अंतर तक ही है, बाद में उसकी परिभाषा चेंज हो जाती है। बहुत बढ़िया। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा पता चलती है, पर हमारे प्रति जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो सामने वाले को ज़्यादा पता चलते हैं। तो इस हिसाब से वो अगर उस पर हमारा कंट्रोल है तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर कंट्रोल नहीं है तो हम डीमोटिवेटेड और प्रेशराइज्ड और स्ट्रेस में रहते हैं। सही बोला? सही बोला? ताली बजाओ। हाँ, एक शेयरिंग और क्लियरली आ जाए फिर ब्रेक करेंगे। एक जन कोई और शेयर करें। हाँ जी, बाय। इंद्रियों को लेके हमारा कमज़ोर होना और जीने का विश्वास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम इंद्रियों को लेके कमज़ोर हैं तो हम जीने का विश्वास नहीं पा सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम खाने में स्वाद नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हम अपने मन का कपड़ा नहीं पहने, अपने मन का घर नहीं बनाएं, अपने मन की गाड़ी नहीं बनाएं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक लेवल के बाद यदि मैं अपने आप को कमज़ोर फील करता हूँ तो ये जीने का विश्वास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 2 लोचे हमने देखे। 2 और पूरा कर दूँ तो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर कुछ नाश्ता करते हैं। हाँ जी, दूसरा और पूरा कर देता हूँ तो बात पूरी हो जाए। देखिए, अब सम्मान की ओर चलते हैं। सम्मान में भी 2 लोचे। क्या 2 लोचे? जैसे मैं रूप की बात करूं तो रूप का अपने आप में कोई एब्सोल्यूट मापदंड है? मैं अपने आप को रूप वाला दिखना चाहता हूं कि मैं अपने आप को सुंदर दिखना चाहता हूं कि कुरूप दिखना चाहता हूं? सुंदर ही दिखना चाहता हूं। सुंदरता का कोई एब्सोल्यूट मापदंड है? इसको सुंदरता बोलते हैं, है ना? अब मैं यदि अपने आप को सुंदर दिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मेरे क्या करना पड़ेगा? मैं सुंदर हूं ये बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना ऊंचा लेके आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा करना पड़ेगा। जैसे अच्छा फोन, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, है ना? अच्छे कपड़े पहनना। और अच्छे की पहचान क्या है? मतलब क्वालिटी अच्छा, महंगा। आपका अच्छा हो इसको कैसे पता चलेगा? आपका पड़ोसी का आपसे अच्छा है, अब क्या होगा आपका? आप जिस मोहल्ले में रहते हो, एक समय में जब हम दिल्ली जाके रहना शुरू किए तो हमारे मोहल्ले में गाड़ियाँ कम थीं। मेरा एक दोस्त था, वो साउथ दिल्ली में कहीं रहता था। उसके यहाँ मैं गया तो लगभग हर घर के सामने कार खड़ी थी। 25 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। तो वहाँ सबके घर में कार खड़ी है। तो यदि मैं सोचूं कि मेरे घर के बाहर कार खड़ी हो जाए और थोड़ी बड़ी वाली हो जाए और साउथ मोहल्ले में सारी बड़ी कार वाले हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब है कि जिसको मैं अच्छा बोल रहा हूँ वो कंपैरिजन में है। इसका मतलब जब किसी चीज़ का एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है तो मैं फिर कंपैरिजन में जाऊँगा ही, बाय डिफ़ॉल्ट है। ये बात पहुँच गई? यदि किसी चीज़ का एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है तो मैं कंपैरिजन में जाऊँगा ही। तो इससे एक बात हमारी क्लैरिटी बनी कि रूप का कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि अहमदाबाद में कल एक सभा थी कि भारत में सुंदरता का मापदंड, अफ्रीका में सुंदरता का मापदंड, यूरोप में सुंदरता का मापदंड और कहीं नेपाल में सुंदरता के मापदंड एक ही जैसे हैं कि अलग अलग हैं। और फिर हम ये चर्चा कर रहे थे कि भारत का गोरा लंदन में जाके काला हो जाता है। फिर हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि भारत में ट्रक के पीछे लिखा रहता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह, और ये ट्रक अफ्रीका में जा रहा होगा तो इसके पीछे क्या लिखा होगा? बुरी नज़र वाले तेरा मुंह गोरा। इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सम्मान, मेरी पहचान पाने के लिए जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स कैसे हैं? कंपैरेटिव हैं। हमेशा मैं किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करूंगा ही, और कंपैरिजन जिससे कर रहा हूं वो एक ही व्यक्ति रहता है कि वो बदलते रहते हैं? वो बदलते रहते हैं, इसलिए मैं लगातार स्थिर रहूंगा कि अस्थिर रहूंगा। तो इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये कंपैरिजन में जाता है। दूसरा, मैं पहचान कैसी चाहता हूं? मेरी पहचान स्थायी हो कि अस्थायी हो? मेरी पहचान स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो? स्थायी हो, यही चाहता हूं। जो मेरे पैरामीटर्स हैं वो अपने आप में स्थायी हैं कि अस्थायी हैं? क्या मतलब? मेरे पुराने वीडियोस, जो हो सकता है 15 साल पुराने होंगे, उसमें शक्ल अलग दिखती थी, अभी ये अलग दिखने लगी है। बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। अब कोई भी मिलता है अंकल ही बोलता है। जब पहली बार लोगों ने अंकल बोलना शुरू किया था तो मैं उसको देख रहा था। तो इसका मतलब है, चाहे मैं 25,000 करोड़ का आदमी हूं कि 100 करोड़ का आदमी हूं कि 5,000 करोड़ का आदमी हूं, ये शक्ल बदलेगी कि नहीं बदलेगी? चाहे मैं साधु हूं या संत हूं, ये शक्ल बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ये शक्ल बदलेगी, इसको मैं रोक नहीं सकता। ये परिवर्तनशील है ना? शरीर परिवर्तनशील है। पैसा जितना आज जिसके पास है, कल हमेशा उतना ही रहेगा कि ये बदल सकता है? 20 साल की साइकिल देखोगे तो जो समाज में ऊपर है वो नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, जो नीचे है ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। 20 से 30-40 साल की साइकिल में सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कैसा भी धन है ये बदलेगा, कैसा भी पद है ये बदलेगा, कैसा भी शरीर है ये बदलेगा, कैसा भी रूप है ये बदलेगा। और मैं क्या चाहता हूँ? मैं परिवर्तनशील चीज़ों से स्थायित्व पाने का असफल प्रयास जिंदगी भर करता हूँ। देखिए, सोचने की बात यह है, सूत्र ये है, सूत्र मतलब नियम, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? बोलो, कंफ्यूजन। दुखी आदमी क्या बांटेगा? दुख बांटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक पति अपने आप में, ये एक पति या पत्नी अपने आप में कंफ्यूजन्स के साथ है, अनसर्टेनिटी के साथ है, उसकी ज़िंदगी में ज़िंदगी की क्लैरिटी उसके पास नहीं है, तो वो कैसा पति होगा और वो कैसी पत्नी होगी? इसका मतलब है कि आप सामने वाले के साथ कुछ भी कर लो, सामने वाला आपके साथ कुछ भी कर ले, आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका भाव और विचार लगातार अनस्टेबल है। आपके भीतर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ क्लैरिटी नहीं है। यदि आपके भीतर वो क्लैरिटी नहीं है तो बाहर की घटनाएं या घर की घटनाएं आपको लगातार प्रभावित करती हैं, और लगातार अभी आपका मूड ही समझना बहुत मुश्किल है। एक ही घर में एक छत के नीचे रहते हुए, और विशेष रूप से पति पत्नी संबंध में बात करने के लिए मुहूर्त तलाशना पड़ता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? क्यों मुहूर्त तलाशना पड़ता है? कितनी बार होता है कि आप बात कहने की जगह में आते हो, कहते कहते रुक जाते हो कि आपको लगता है कि नहीं, अभी कहना ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल है कि अनस्टेबल है? जोर से बोलो। हमारा स्टेट ऑफ माइंड अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड पति है कि पत्नी है कि सास है, और ये सारी एक जैसे हैं। इसलिए आज एक बाप क्या कोशिश करता है, यहाँ का नहीं पता, नॉर्थ में एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है तो वो कोशिश करता है कि इकलौता हो और अलग रहता हो, क्योंकि जितने ज़्यादा अनस्टेबल माइंड उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अनस्टेबल माइंड का एक ही मतलब है, हम लगातार घबराहट के साथ हैं, लगातार एक अनसर्टेनिटी और एक फियर के साथ हैं, क्योंकि जो चीज़ें परिवर्तनशील हैं उससे मैं स्थायित्व पाना चाहता हूं, जो हो नहीं सकता। तो मैंने आपसे चर्चा किया, इस दो लोचे इधर, दो लोचे इधर, इन दो लोचे से मिला के 3 फ्री गिफ्ट आदमी को मिलता है।
3 फ्री गिफ्ट के बाद में हम कुछ चाय नाश्ता करेंगे। तो एक फ्री गिफ्ट ये हुआ भूतकाल की पीड़ा, दूसरा वर्तमान से विरोध, तीसरा भविष्य की चिंता, फ्यूचर को लेके वरीज। यहाँ हम पहुँच गए। तो यदि यहाँ हम पहुँचते हैं, अब की जैसी हमारी ज़िंदगी है, अपने आसपास सर्वे करके देखो, सारी सफलताओं के बावजूद, अपनी उम्र छोड़ दो, अपनी बड़ी उम्र के लोगों को देखो, सारी सफलताओं के बावजूद उनकी ज़िंदगी में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो। जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है? क्योंकि आप किसी नियम, जो कुछ, यदि आप दुखी हो रहे हैं तो किसी नियम से दुखी हो रहे हैं, आप सुखी होंगे तो किसी नियम से होंगे। ये पूरा एग्जिस्टेंस, ये पूरी कायनात किसी नियम से चलती है। ना ये मेरी है, ना जैन की है, ना बौद्ध की है, ना ईसाई की है, ना हिंदू की है। उस नियम को समझ के मैं मेरी ज़िंदगी में स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड को पा सकता हूँ, मेरी वाइफ का भी स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, पूरी फैमिली साथ में इस चर्चा साथ में निकलेगी तो वो भी स्टेबल हो सकती है। यदि मटेरियल वर्ल्ड के साथ मैंने एसओपी पाया है तो मैं ह्यूमन बीइंग के साथ एसओपी पा सकता हूँ, ये संभव है। थैंक यू, नमस्कार।